नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 4 आय और रोजगार निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट अपन लोग पढ़ रहे हैं। और आज इस अध्याय 4 का हमारा लेक्चर नंबर है 13 बच्चों। अब इस लेक्चर के बाद 2 या 3 लेक्चर हद मार करके और आएंगे, फिर हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में छोटे से छोटा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करा है। और अगर ये पूरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जो पूरी थ्योरी है ये अगर किसी के ऊपर बेस्ड है तो वो जे एम्किंस के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने पूरी थ्योरी को समझाया, पूरा एक्सप्लेन करा, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, उनके ऊपर है। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में निवेश गुणक के बारे में बात करी थी, तो आज हम उस इन्वेस्टमेंट का अधिकतम मान जानेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, फिर उसका न्यूनतम मान क्या होता है वो जानेंगे और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर देखेंगे कि किस प्रकार से जो वो है कार्य करता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है वो देखेंगे। ओके। और बच्चों ये है आप लोगों के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाले कोर्सेज। इनमें कक्षा 12 अर्थशास्त्र का कोर्स है, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का कोर्स है, कक्षा 12 भूगोल का कोर्स है। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा बच्चों डाउट सॉल्विंग ग्रुप। मतलब अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से तो आपको डाउट्स भी आ रहे होंगे और डाउट सोल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पर होगा डाउट सॉल्विंग ग्रुप। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, क्या मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, मतलब हाथों से लिखे हुए आपको प्यारे प्यारे नोट्स पूरे चैप्टर के मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलने जा रहा है हर क्लास का पीडीएफ, मतलब जो भी लेक्चर आपके पास आता है आप बार बार में वीडियो को रोक रोक करके लिखते हैं, अब वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पे दे दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको कराए जाएंगे मॉडल पेपर और इसी के साथ आपके होंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये 5 सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, इसलिए कोई भी विद्यार्थी इससे ना चूके, जिससे कि आपके हर डाउट सोल्व हो जाए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, हर क्लास का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाए, मॉडल पेपर आपके अच्छे से सोल्व हो जाए। और इसमें जुड़ने के बाद ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको 0% डाउट होगा और 100% मार्क्स होंगे। डाउट 0% होगा और 100% मार्क्स होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये कक्षा 12 अर्थशास्त्र का भी है, राजनीति विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है। अब अगर सर मैं लेना या लेनी चाहती हूं तो क्या करूं, तो इन 2 नंबरों पे कॉल करो, टीम को बोलो हमारा कोर्स चालू कर दीजिए। और ये है आपका अपना लर्निंग आर्ट्स का एप्लीकेशन, जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। गुणक का अधिकतम मान, ठीक है, कि जो ये मल्टीप्लायर हम लोग पढ़कर के आए हैं लास्ट लेक्चर में, उसका पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। क्या था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? उस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उस निवेश गुणक का अधिकतम मान कितना होगा? जैसे आप लोगों ने देखा था एमपीसी का, एमपीएस का, हर का कोई ना एक हाईएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू है, ये आप लोग पढ़ करके आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है वो जानेंगे। पर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, या आप लोग ये कहते हैं निवेश गुणक, तो ये निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो क्या बताता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है बच्चों? फॉर्मूला है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट में, हमारे निवेश में कितना परिवर्तन करने से हमारे कुल आय में कितना परिवर्तन होता है, वो संबंध जो दर्शाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निवेश गुणक कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की थ्योरी ये कहती है कि अगर आप जितनी राशि में आप इन्वेस्ट करते हैं, जितनी राशि में आप निवेश करते हैं, उससे कई गुना आपको क्या मिलता है? आय मिलती है अंत में जाकर करके। मतलब निवेश जब आप करेंगे, इन्वेस्ट आप करेंगे, तो आपको उससे अधिक आय आपको प्राप्त होगी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच में, हमारे इन्वेस्टमेंट, निवेश और उसके से प्राप्त होने वाली आय के बारे में। ये निवेश गुणक है। इसी निवेश गुणक के मैंने आप लोगों को 2-3 फॉर्मूले लिखाए थे। एक ये वाला था, एक मैंने लिखवाया था के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर को किससे दर्शाया जाएगा? कैसे दर्शाया जाएगा? क्या फॉर्मूला था? 1/1 माइनस एमपीसी, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। एक आप लोगों को लिखवाया था के इज इक्वल्स टू 1/एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, बचत का सीमांत प्रवृत्ति, और ये 1/1 माइनस एमपीसी उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है वो अपन लोगों ने पढ़ा था। ये 3 फॉर्मूलाज आपको लिखवाए। अब आज अपन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको बड़े अच्छे से समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं ये कह रहा हूं निवेश गुणक
या हम लोग ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पर निर्धारित है बेटा, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक कौन से कॉन्सेप्ट पर आधारित है? ये एक बड़ी बात कहता है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति के लिए खर्चा है। क्या है? बड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति की आय दूसरे व्यक्ति के लिए खर्चा है और एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति के लिए आय है। क्या है मतलब? एक व्यक्ति की इनकम, जैसे मैं कहूं ये एक्स व्यक्ति है, ये वाई व्यक्ति है और ये जेड व्यक्ति है। इस जेड व्यक्ति ने इसको क्या दिया? पैसा दिया, मान लीजिए 10,000 रुपये दी। इसने इसको पैसा दिया तो ये इसके लिए तो क्या हो गई? इनकम हो गई। इसके लिए क्या हो गया? एक्सपेंडिचर, खर्चा हो गया। ठीक है। अब ये आगे जाकर करके यहाँ इसको देगा या कहीं पे भी खर्चा कर रहा है, तो इसके लिए अब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। इसके लिए क्या हो गया? इनकम हो गई। आई बात समझ में कि एक व्यक्ति के लिए एक समय पर अगर एक जो अमाउंट आ रहा है वो एक के लिए अगर इनकम है तो दूसरे के लिए क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, दूसरे के लिए खर्चा होगा। ये बात आप खुद अच्छे से, बड़े अच्छे से जानते हैं कि अगर आज आप किताब खरीदने जा रहे हैं, आप किताब वालों को पैसा दोगे तो आपका तो खर्चा है, पर उसके लिए क्या है? इनकम है। अब उसने आपसे पैसा ले लिया, वो अपने मजदूरों को देगा तो उसके लिए खर्चा है, पर मजदूरों के लिए इनकम है। फिर मजदूर अपने घर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरा करेंगे, खर्चा करेंगे, तो वो उनके लिए खर्चा है, पर जिस पे खर्चा कर रहा है वो उनके लिए इनकम हो जाएगी। तो एक व्यक्ति की इनकम दूसरे के लिए खर्चा होगी और एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और इसी कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम करता है, निवेश गुणक काम करता है। अब ये जो निवेश गुणक का है, इससे क्या रिश्ता है सर, वो बताइए। देखो मेरी बात सुनिए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति की इनकम दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर है, अब मैं ये बात बड़े अच्छे जानता हूं कि इनकम को या तो कंज्यूम किया जा सकता है या सेव किया जा सकता है। अगर मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब उपभोग कर रहा हूं, उपभोग करने का मतलब यह है कि मेरी मांग है किसी चीज के लिए, मैं डिमांड कर रहा हूं कि साहब मेरे पास घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास जूते होने चाहिए, मेरे पास चप्पल होनी चाहिए, मेरे पास बेड होना चाहिए, ये मकान होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे पास में डिमांड। उपभोग पे ज्यादा पैसा खर्च करने का मतलब क्या है? मेरे पास ज्यादा डिमांड है। ज्यादा डिमांड होने का मतलब क्या है कि उस वस्तु का क्या होगा? उत्पादन करना पड़ेगा, उस वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निवेश होगा, निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे आज मान लीजिए कि आज जैसे आपका पूरा एरिया है, आज आपके पूरे एरिया में 5-10 हजार लोग रहते होंगे, उस कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूं, और कोई व्यक्ति एक आइडिया लगाए कि यार इस पूरी कॉलोनी में एक भी अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं है, कोचिंग सेंटर ही नहीं है। अपनी पूरी कॉलोनी में ना करते आराम से 500-700 बच्चे हैं जो 10th के 12th के हैं, पर वो बाहर जाते हैं, कोचिंग है नहीं। क्या करें? अपन लोग ही यहां एक कोचिंग खोल लेते हैं। निवेश होगा, पैसा लगेगा। देखो अब लोग जो है ना, लोगों की इच्छा है कि हाँ साहब हमारे कॉलोनी में क्या हो जाए? कोचिंग हो जाए। कॉलोनी में ये कोचिंग हो जाएगा तो बच्चे यहाँ चले जाएंगे। मतलब लोग उपभोग पर पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनकी डिमांड है। डिमांड है मतलब सप्लाई करनी होगी, और कोई व्यक्ति आपकी कॉलोनी में से एक व्यक्ति कोचिंग वहां खोल लेता है तो निवेश हुआ। अब वो उसके लिए वहां फर्नीचर बनाएगा, तो फर्नीचर बनाएगा तो फर्नीचर वाले को पेमेंट करेगा, मकान लेगा उसको किराया भी देगा, फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लग जाएंगे तो फिर टीचर्स भी रखेगा। तो ऐसे क्या होगा कि जब हम कंजप्शन पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उपभोग पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो ये दर्शाता है कि हम मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं उस वस्तु की, उस सेवा की, तो वहां उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो निवेश करना पड़ेगा, और जब निवेश आप कर रहे हो मतलब रोजगार भी बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा कोई फैक्ट्रियां, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां जब खुल रही है तो वो क्या करेंगी? उत्पादन करने के लिए खुली है, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए तो खुली नहीं है। जब उत्पादन करने के लिए खुली है तो लोगों को रोजगार देगी, इंप्लॉयमेंट देगी, और जब लोगों को रोजगार देगी तो इससे क्या होगा? लोगों के पास फिर आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी।
फिर आय बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी। तो मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम कंजप्शन ज्यादा करते हैं, अगर हम लोग उपभोग ज्यादा करते हैं, तो उससे निवेश ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा तो उससे रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो लोगों का आय का स्रोत भी बढ़ेगा, इन सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे। अब सीधा सा एक फंडा यहां पर ये देखिए कि अगर ये पैसा बचता ज्यादा है, सेव ज्यादा होता है, सेव होने का मतलब यहां पर अभी यह है कि हम घर में पैसे को रख रहे हैं, हम घर में पैसे को रख रहे हैं, हमने घर में पैसा रख लिया, हम बैंक में भी जमा नहीं करा रहे हैं, हम कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, हमने पैसा ब्लॉक कर लिया, हमारे पास रख लिया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें किसी चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हम किसी चीज की ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं मतलब हम चाहते ही नहीं कि उत्पादन हो उस चीज का, प्रोडक्शन हो ना इस चीज का। अब जैसे मान लीजिए कि आज कोई परिवार है, उसमें स्मोकिंग का इनके कोई आवश्यकता नहीं है, जब उनको कोई आवश्यकता नहीं है तो उसका डिमांड करेंगे नहीं, वो प्रोडक्शन का हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या है कि अगर किसी भी चीज की अगर हम लोग कंजप्शन नहीं करते हैं तो उपभोग हमारे लिए है। अब उपभोग होगा तो ही आप डिमांड कर रहे हो, डिमांड कर रहे हैं तभी उत्पादन होगा। तो सीधा सा हम ये कहते हैं कि आपकी कंजप्शन, आपकी डिमांड बड़ी आवश्यक होती है। बिना डिमांड के कभी भी किसी चीज का उत्पादन नहीं होता, और उत्पादन नहीं होगा तो निवेश नहीं होगा। तो यहां पर आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि ये जो कंजप्शन हो रहा है, ये कंजप्शन क्यों महत्वपूर्ण है, और इसी कंजप्शन से हम देखेंगे कि जो एमपीसी है, उसी एमपीसी से आज हमारे पास क्या अधिकतम मान और जो न्यूनतम मान है वो हम लोग पता लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। गुणक का अधिकतम मान, गुणक का अधिकतम मूल्य अनंत है। क्या है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, गुणक का अधिकतम मूल्य अनंत है जब एमपीसी का मूल्य 1 है। तो ये क्या कहता है कि जब एमपीसी जो है वो 1 होगा। अब एमपीसी 1 कब होगा वो देखो। पहली बात तो उसके लिए आपको एमपीसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मतलब उपभोग में परिवर्तन उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, यही है ना, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब एमपीसी 1 कब होगा, जब मैं कहता हूं कि मेरी इनकम 10,000 थी पहले और मैं 10 का 10,000 कंजप्शन पे खर्च कर रहा था, मेरी तो सेविंग कितनी हुई, 0 सेविंग हुई। फिर मैं कहता हूं कि मेरी अब इनकम 15,000 हो चुकी है और आज भी पूरा का पूरा खर्चा मेरा कंजप्शन पे जा रहा है, तो अभी भी सेविंग कितनी है, 0 है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब मेरा इनकम कितनी बढ़ी है, 5,000 बढ़ी है, मेरी कंजप्शन कितना बढ़ा है, 5,000 का बढ़ा है। जब मैं पूरा का पूरा इस पर उपभोग कर रहा हूं, बढ़ी हुई इनकम, तो मेरा एमपीसी क्या होगा, 1 आएगा। और जब एमपीसी 1 आएगा तब गुणक का अधिकतम मूल्य क्या होगा, अनंत होगा। क्योंकि हम ये बात पढ़ चुके हैं कि एमपीसी के बीच में और गुणक के बीच में कैसा रिश्ता है, सकारात्मक रिश्ता है। एमपीसी बढ़ेगा तो गुणक भी बढ़ेगा, और एमपीसी की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 1 है, तो जब वो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचेगा तो गुणक भी तो अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचेगा। अब आप यहां बोलोगे कि सर एमपीसी के साथ क्यों, तो भैया क्योंकि यहां एमपीसी के साथ रिश्ता है के का, मल्टीप्लायर का। क्योंकि लोग जब तक अपनी बढ़ी हुई इनकम का उपभोग पे खर्चा नहीं करेंगे, वो उसको बचा कर करके रखेंगे, इसका मतलब है वो मांग नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे, और डिमांड नहीं कर रहे इसका मतलब प्रोडक्शन करना नहीं है, निवेश करना नहीं है, सारा का सारा काम रुक जाएगा। तो ये बात है। तो एमपीसी बढ़ना इसका मतलब क्या है, के का बढ़ना, एमपीसी का गिर जाना, के का गिर जाना, मल्टीप्लायर का गिर जाना। तो एमपीसी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और एमपीसी गिरेगी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर गिर जाएगा। और एमपीसी की जो हाईएस्ट वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। इसलिए जब एमपीसी अपने टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा तब के भी अपने टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जो कि है अनंत, मतलब कोई एंडिंग नहीं है, कितना भी हो सकता है। एमपीसी बराबर 1 इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम का उपभोग करने का निर्णय लेती है। तो यहां पर एमपीसी 1 ये दर्शाता है कि जितनी भी अतिरिक्त आय है, जो एक्स्ट्रा इनकम आई है जैसे कि 5,000, वो सारा का सारा किस पे खर्चा किया जा रहा है, कंजप्शन पे, उपभोग पर ही खर्चा किया जा रहा है। इस 5,000 में से बचाया कुछ भी नहीं गया, इसलिए चेंज इन सेव जो है वो 0 होगा। चेंज इन कंजप्शन कितना होगा, 5,000 होगा, और चेंज इन आपका जो इनकम है वो भी कितना होगा, 5,000 होगा। 5 का 5 जब आप उपभोग पे खर्च कर दोगे तब आपका सेविंग 0 होता है, एमपीसी 1 होता है। और अगर इसकी कंडीशन उल्टी ले लूं कि चेंज इन इनकम 5,000, चेंज इन सेविंग 5,000 और चेंज इन सी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो है एमपीसी कितना आ जाएगा, एमपीएस 1 आ जाएगा और एमपीसी 0 आ जाएगा। यहां तो अतिरिक्त आय का रत्ती भर भी संचय नहीं हो पाता है। अब देखो यहां पर तो जो अतिरिक्त आय हुई उसका रत्ती भर भी, बिल्कुल नाम मात्र भी कोई संचय नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रही है।
आप देखिए ना 5,000 बढ़ा, 5 का 5 हम लोगों ने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उपभोग कर लिया। तो यहाँ संचय, इकट्ठा या सेविंग कुछ हुई है क्या? बिल्कुल भी सेविंग नहीं हुआ। हमारी जो सेविंग है यहाँ पर, हमारी जो बचत है वो कितनी है बेटा, 0 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना चेंज इन एस इज इक्वल टू 0, और जब चेंज इन एस 0 है तो मेरा एमपीएस कितना आएगा, एमपीएस भी 0 आएगा। चेंज इन सेव मेरा 0 है तो एमपीएस भी कितना आएगा, 0 आएगा। एमपीएस 0 आने का मतलब है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई, वाई में 5,000 का चेंज था, ए सेव में 0 का चेंज था, तो मेरा एमपीएस 0 आ गया। तो चेंज इन सेव एम इज इक्वल टू एमपीएस 0। इससे खपत में लगातार बढ़ोतरी होगी और गुणक का व्यय एवं मान अनंत होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे बच कुछ भी नहीं रहा है, लोग अपने पास बचा कुछ भी नहीं रहे, जो भी आ रहा है सारा का सारा क्या कर रहे हैं, खपत पे, कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं। जब वो सारा का सारा कंजप्शन पे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग वस्तुओं की और सेवाओं की डिमांड कर रहे हैं। वस्तु और सेवाओं की जब वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो प्रोडक्शन करवाएंगे, और प्रोडक्शन करवाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब पैसा निवेश होता चल रहा है, पैसा चलता जा रहा है, पैसा रुका हुआ नहीं है। और जब लोग बचाना शुरू कर देंगे तब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में ब्लॉकेज लग जाएंगे, जो कि समस्या की बात है, और अब इससे अनंत हो जाएगा। अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे वैल्यू आएगी। बहुत सी बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि किस प्रकार से अनंत वैल्यू है वो आई। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया था। अब देखो k इज इक्वल्स टू 1/1 एमपीसी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किस चीज का फॉर्मूला है, निवेश गुणक का ये फॉर्मूला है। और अब भी अपन पहले पढ़ करके आ चुके हैं कि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अब भी लास्ट में आपको पढ़ा है कि एमपीसी का मूल्य 1 होगा, एमपीसी बराबर 1 है। जब एमपीसी बराबर 1 है तो मैं ये कह सकता हूँ कि k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1, एमपीसी की जगह मैंने 1 लिख दी। जब मैंने ये लिखा तो k इज इक्वल्स टू 1/0, बोलो हाँ या ना? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला बना है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। फॉर्मूला पूरा किस प्रकार से डेराइव हुआ है, किस प्रकार से पूरा फॉर्मूला बना है, ये अपन लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल में पढ़ करके आ चुके हैं। तो ये तो डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए कि फॉर्मूला एमपीसी क्यों आया, 1 माइनस एमपीसी क्यों आया, ये आपको सब कुछ पता है। तो अब यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी है, एमपीसी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं 1 लगा सकता हूँ। जब 1 लगाऊंगा तो नीचे 0 आएगा, और जब भी आपको पता है कि नीचे 0 आता है इसका मतलब है अनंत है, ऊपर 0 आता है इसका मतलब है 0 है, और नीचे जब 0 आता है तो वो क्या दर्शाता है, अनंत को दर्शाता है बेटा। तो यहां पर इस प्रकार से जो गुणक है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी, इन्फिनिटी होगी। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी कहा जाता है। अनंत होगी, उसकी कोई सीमा नहीं, वो चलती जाएगी। तो इस प्रकार से अब जब खपत बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ रहा है, निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ ही रहा है, फिर लोगों के पास मिल रहा है, फिर लोग खपत करेंगे, तो इससे क्या लगातार जो आपका मल्टीप्लायर है वो बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो क्या थी, हाईएस्ट वैल्यू थी। अब आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि गुणक का उच्चतम मान क्या होगा, सर्वोच्च मान क्या होगा, तो आप कहोगे अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। गुणक का न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, सबसे जो छोटी वैल्यू है वो क्या है, एमपीसी का मान 0 होने पर गुणक का न्यूनतम मान 1 होगा। अब देखिए, अब यहां पर क्या बोला है कि एमपीसी का जो मान है वो क्या है, 0 है। एमपीसी का मान 0 होने पर गुणक का मान 1 होगा। एमपीसी का मान 0 होना, 0 होने का मतलब ये हो गया भैया कि चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 है। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई 0 होने का मतलब ये है कि मेरी पहले इनकम 10K थी, मैं 10K कंजप्शन पे खर्च कर रहा था, अब मेरी इनकम 15K हो गई है, अभी भी मैं 10K ही कंजप्शन पे खर्च कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरी इनकम जो बढ़ी है वो 5K से बढ़ी है, और मेरा जो कंजप्शन बढ़ा है वो 0K या 0 से बढ़ा है। तो अब इस फॉर्मूले में जब मैं पुट करता हूं तो मैं लिखता हूं 0/5, और जब 0 लिखा तो इसका मतलब 0 आ गया।
मतलब जो मेरी अतिरिक्त आय हो रही है, जो एडिशनल इनकम है, जो मेरी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, उस इनकम का मैं कुछ भी हिस्सा कंजप्शन पे खर्च नहीं कर रहा हूं, सारा का सारा मैं बचा रहा हूं। सारा का सारा ही जब मैं बचा रहा हूं, जो बढ़ा है वो ध्यान रखिएगा, बढ़ने वाला 10,000 में पहले खर्च कर रहा था, अभी भी 10 कर रहा हूं, जो बढ़ा है, बढ़े कितने 5 है, पर उस 5 में से मैं कुछ भी खर्च नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर 5 के 5 बच जाएंगे। और जब आपका एमपीसी जीरो होगा, एमपीसी जीरो होगा तो एमपीएस कितना होगा बच्चों, एमपीएस 1 होगा। एमपीएस 1 क्यों होगा, क्योंकि 5,000 आपकी इनकम और 5 के 5,000 आपने बचा लिए, तो 5/5 = 1 आ जाएगा, तो एमपीएस आपको 1 आ जाएगा। तो ये कहता है कि जब आपका एमपीसी जीरो होगा, ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग जो सीमांत प्रवृत्ति है वो जीरो होगी, तो आपका जो गुणक है के है वो कितना होगा, 1 होगा। ये भी आगे प्रूफ करेंगे कैसे होगा। एमपीसी = 0 when k = 1। एमपीसी जीरो इंगित करता है कि अर्थव्यवस्था अपनी पूरी अतिरिक्त आय को बचाने का निर्णय लेती है और उपभोग व्यय के रूप में कुछ भी खर्च नहीं किया जाता है, अतः आय में और अधिक वृद्धि नहीं होगी। तो अब एमपीसी जब जीरो है तो इंगित करा जाता है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था अपनी अतिरिक्त आय, जो आय उनकी बढ़ी है, उसको बचाने का निर्णय लेती है, मतलब उसको पूरा का पूरा सेव करने का निर्णय ले रही है। और उपभोग व्यय के रूप में कुछ भी खर्च नहीं कर रही, और मतलब उपभोग के लिए वो कुछ भी खर्चा नहीं कर रही, कुछ भी खर्चा नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या भैया, डिमांड नहीं है मार्केट में, और जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन मत करो, और फिर आगे इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। जब ऑलरेडी व्यक्ति को पता है कि यार कोचिंग में 10 कॉलोनी में 5 कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और खूब धबाधब बच्चे चल रहे हैं, तो फिर वो क्यों खोलेगा, ज्यादा डिमांड ही नहीं चल रहा है लोगों का। तो यहाँ पे डिमांड होना बड़ा आवश्यक है, और जब डिमांड नहीं है तो ज्यादा आय में और अधिक वृद्धि नहीं होगी। परिणाम स्वरूप आय में कुल वृद्धि, ये देखो बेटा, ये यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज इन वाई है, निवेश में वृद्धि यहाँ पर चेंज इन आई है, और यहाँ पर चेंज इन वाई बराबर चेंज इन आई है। ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। परिणाम स्वरूप आय में कुल वृद्धि मतलब चेंज इन वाई, निवेश में वृद्धि चेंज इन आई के बराबर होगी, अर्थात चेंज इन वाई = चेंज इन आई। यहाँ गुणक का मान 1 के बराबर होगा। देखो अब अपन लोग ये कहते हैं ना कि AD = C+I और AS = C+S, है ना, ये बात कहते हैं। और AS = Y इनकम, है ना, ये बात पढ़ चुके आप। फिर अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि AD बराबर AS, तो इसमें मैंने लिखा C+I = C+S, C से C कट गया, मेरा क्या आया, I बराबर S, मतलब S I के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सेविंग है तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग और बराबर इन्वेस्टमेंट ये कर दिया। इसलिए यहां पर क्या कहा गया है कि आई और एस अपना बराबर है, तो इन्होंने क्या बोला है कि आय में जो कुल वृद्धि होगी वह निवेश में वृद्धि आय के बराबर होगी, अर्थात चेंज इन वाई = चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब मेरा जो भी इनकम में बदलाव आया है वो सारा का सारा मेरा क्या होगा, बचेगा, और बचेगा इसका मतलब मैंने चेंज इन इन्वेस्टमेंट ने ऊपर ही दिखाया कि एस बराबर आई है, तो यही बात यहां पर कहेगी। अब इसका देखो, अब फॉर्मूले पर आ जाओ। अब फॉर्मूले पर अपन ये लिखते हैं कि K = 1 - MPC। ओके, अब K = 1 - MPC, तो 1/1 - 1, एक सेकेंड, यहां पर 0 है, ठीक है, MPC की वैल्यू 0 है ना, MPC की वैल्यू 0 है, MPC की वैल्यू 0 है, तो 1 में से 0 गया तो 1, और अब ये कैंसिल होकर के हमारा 1 आ जाएगा। मतलब K की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब MPC जब 0 है तो K क्या होगा, 1 पे पहुंच जाएगा। ओके, ये बात यहां पर आपको क्लियर है। अब जो गुणक का कार्य है, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है, वो देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक की कार्य प्रणाली इस तथ्य पर आधारित है कि एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय है। ठीक है, ये बात मैं अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुका हूं कि ये इस बात पर आधारित है कि एक व्यक्ति का व्यय मतलब एक व्यक्ति का खर्चा दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करेगा, आय का काम करेगा। ठीक है, अगर आज कोई मुझे पैसे दे रहा है तो उसके लिए खर्चा है पर मेरे लिए इनकम है, मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो उसके लिए इनकम है पर मेरे लिए खर्चा होगा। तो एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है, आय है।
जब अतिरिक्त निवेश किया जाता है तो आय निवेश में वृद्धि से कई गुना अधिक बढ़ जाती है, और जब अतिरिक्त निवेश में मतलब और ज्यादा निवेश किया जाता है तो आय में निवेश में वृद्धि से कई गुना अधिक बढ़ता है। मतलब जितना हम निवेश करते हैं उससे कई गुना ज्यादा क्या होती है, हमें इनकम होती है। जो हमारी इंक्रीमेंटल इनकम है, मतलब जो बढ़ोतरी वाली इनकम है, वो हमारी ज्यादा होती है। आइए इसकी मदद से समझते हैं। देखो अब मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। आसान भाषा में समझिए, जैसे अपन मान लेते हैं कि अपने पास जो इनिशियल स्टेट में शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 100 करोड़ का हो रहा है। ठीक है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 100 करोड़ का ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए, रोड बनाने के लिए हो गया, ठीक है, एयरपोर्ट बनाने के लिए हो गया, किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करा गया। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि ये किसी ना किसी लोगों के पास 100 करोड़ इनकम पहुंची होगी, हाँ या ना, पहुंची होगी ना। चाहे सीमेंट वाले के पास पहुंची, बजरी वाले के पास पहुंची, मजदूरों के पास पहुंची, किसी के पास पहुंची तो 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये 100 करोड़ ये क्या हो गई, इनकम हो गई। और ये 100 करोड़ जब इनकम हो गई तो हम यहां पर मान करके चलते हैं कि जो एमपीसी है, एमपीसी चाहे आप 0.8 ले लो, 0.9 ले लो, मतलब 90% जो पैसा है वो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। इसमें से 100 करोड़ लोगों की इनकम हुई। इस 100 करोड़ इनकम का या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजप्शन कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अब यहां पर मैं ये मान करके चल रहा हूं इसमें से जो 90 करोड़ रुपीज है वो कंज्यूम हो रहे हैं, 10 करोड़ बच रहे हैं। 90 करोड़ कंज्यूम होने का मतलब है कि 90 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खर्च किए जा रहे हैं मतलब वापस वो हो रहे होंगे, निवेश हो रहे होंगे। तो पहला राउंड ये है। फिर दूसरे राउंड में 90 करोड़ खर्च करे गए, फिर ये 90 करोड़ किसी की इनकम बनी। फिर इस 90 करोड़ में से मान लीजिए कि 9%, 0.9 90% देखोगे तो 81 करोड़ तो क्या हुए, खर्च हुए, 9 करोड़ बचा लिए गए। फिर तीसरे राउंड में जब आप लोग चलोगे तो अब 81 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 81 करोड़ लोगों को इनकम मिलेगी। अब इसमें से फिर आप 9% अगर निकाल लेंगे, 90% अगर आप निकाल लेंगे तो आपका नेक्स्ट राउंड आ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट चलता जाएगा और जो आपकी इनकम है वो बढ़ती जाएगी। इनकम में जो है वो बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। ये देखो, ये टेबल में आपको दिखाता हूं। जैसे राउंड फर्स्ट है, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का था, इंक्रीज इनकम 100 करोड़ इनकम हुई। अब इसमें जो कंजप्शन है वो 90 करोड़ का माना गया है और सेविंग 10 करोड़ की मानी गई। फिर अगले में 90 करोड़ यहां पर आ जाएगा, फिर उससे 81 करोड़, 72.90, 65, इस प्रकार से चलता जाएगा। लास्ट में जो है वो क्या है, हमारे पास 1000 जो करोड़ है वो हमारी इनकम है और हमने इन्वेस्टमेंट कितने का करा था, 100 करोड़ का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का था और इनकम हमारी 1000 करोड़ की हुई। इसका मतलब 10 गुना तक का, 10 टाइम्स हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, हमारा पैसा मल्टीप्लाई हुआ है। हमने लगाए 100 करोड़ थे और हम पाए कितने हैं, हमने 1000 करोड़ रुपए पाए हैं। तो 10 जो गुना है हमारे पास ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ओके, अब लास्ट में अपन एक जो है डायग्राम जो है वो भी मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, फिर ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इधर जैसे हम लोग लेते हैं समग्र मांग, और इधर हम लोगों ने ले लिया आय, निर्गत और रोजगार। ठीक है, इसकी चर्चा अपन लोगों ने कर ली। ये अपना वाई एक्सिस, या वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। अब ये अपनी जा रही है भैया 45 डिग्री की लाइन। ठीक है, ये अपना जा रहा है जो है एडी। ठीक है, ये देखो, ये अपना इक्विलिब्रियम पहला पॉइंट हो जाएगा। ये इनकम मान ली वाई। अब देखो बच्चों, एक मतलब जब हमने हमारा क्या करा, इसको AD1 का नाम दे दो। एक्चुअल में क्या है, ये दर्शा रहा है कि साहब हमारा, और इस पर, इस लेवल पे जब आ जाओ ये Y1, मतलब इनकम बढ़ी है तो आप लोगों ने क्या करा है कि अपनी डिमांड बढ़ाई है। ठीक है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ाते हैं। तो और जो ये डिमांड यहाँ पे, ये इस पॉइंट को नाम मैं E दे रहा हूं, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला देखो, ये डिमांड बढ़ने का अर्थ क्या हुआ है कि प्रोडक्शन बढ़ा होगा। प्रोडक्शन बढ़ा मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा होगा। तो ये तो आप देखो कि ये तो क्या दर्शा रहा है, ये वाला जो एरिया है ये तो है चेंज इन आई, और ये वाला जो एरिया है ये है भैया अपना चेंज इन इनकम।
तो आय में देखो इतना चेंज है, इन्वेस्टमेंट में और इनकम में इतना चेंज है। तो इनकम क्या है, बढ़ रही है, मतलब हमने जितना इन्वेस्टमेंट करा है उससे ज्यादा हमारी क्या है, इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ये हमें दर्शाता है। तो ये एफ वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का यहाँ पर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जो बेसिक इसके बारे में, गुणक के बारे में बात थी वो हो गई है। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे कि वो एक्सेस डिमांड जो है, मतलब ज़्यादा डिमांड है या कम डिमांड हो रही है, उसको किस प्रकार से आगे देखा जाएगा, वो अपन आगे के लेक्चरों में डिस्कस करेंगे विद्यार्थियों। और ये आप लोगों के लिए बिल्कुल शानदार कोर्सेज है, कक्षा 12 अर्थशास्त्र का, राजनीति विज्ञान का और भूगोल का, जिसमें आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स हैं, आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स है, क्लासेस की PDF है, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, मॉडल पेपर्स हैं। और ये अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबरों पर कॉल करें, टीम को बोले कि हमारा कोर्स चालू कर दीजिए। और ये है आप लोगों के लिए एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल लर्न आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।